नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स SOPVA, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, हिंदुस्तानी म्यूजिक मेजर्स BPF, सेमेस्टर 3, BHMCT 105 हिंदुस्तानी संगीत की गान विधाएं, वाद्यों और परंपराओं का अध्ययन। खंड 1 प्राचीन संगीत की अवधारणाएं। यूनिट 3 भारतीय संगीत में स्वरांकन। 3.1 भूमिका। जिस प्रकार से भाषा के विकास के साथ साथ उसे मूर्त रूप देने के लिए लिपि का आविष्कार हुआ, उसी प्रकार संगीत को कुछ हद तक मूर्त रूप देने के लिए स्वरलिपि का आविष्कार हुआ। संगीत को चिरस्थायी बनाने के लिए, सामूहिक रूप से सीखने के लिए और मंच प्रस्तुति के लिए स्वरलिपि एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम साबित होती है। इस यूनिट में आप भारतीय संगीत में स्वरलिपि का संक्षिप्त इतिहास और 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। 3.2 अधिगम से संप्राप्ति। इस अध्याय को पढ़ने के बाद विद्यार्थी भारतीय संगीत में प्रयुक्त स्वरांकन पद्धति का इतिहास जान पाएंगे। आधुनिक काल में स्वरांकन पद्धति के विकास के संबंध में बता पाएंगे। हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित स्वरलिपि पद्धतियों के संबंध में बात पाएंगे। स्वरलिपि का पठन कर पाएंगे तथा क्रियात्मक संगीत में उसका प्रयोग कर पाएंगे। 3 संगीत में स्वरांकन का प्रयोग। जिस प्रकार भाषा को लिखित रूप देने के लिए अक्षरों और लिपि का निर्माण किया गया, उसी प्रकार संगीत को मूर्त रूप देने के लिए और संगीत के विभिन्न क्रियाओं को दर्शाने के लिए कई प्रकार के चिन्हों के प्रयोग आदिकाल से ही किए गए। इनको कभी स्वरांकन तो कभी स्वरलिपि कहा गया। संगीत के प्रायोगिक पक्ष को सुरक्षित रखने के लिए ये तरीका बहुत ही फलदायी सिद्ध हुआ। हालांकि संगीत एक गुरुमुखी विद्या ही है, उसके स्वर अमूर्त हैं। किसी भी सांकेतिक चिन्हों द्वारा उसे पूरी तरह लिपिबद्ध तो नहीं किया जा सकता, फिर भी काफी हद तक स्वरलिपि के माध्यम से बंदिशों का ढांचा और राग का ढांचा देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सामूहिक प्रस्तुति और शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वरलिपि काम को काफी आसान कर देता है। यद्यपि भारतीय संगीत में समय समय पर स्वरांकन का प्रयोग हुआ है, परंतु लिखने के लिए भोजपत्र, ताड़पत्र आदि वस्तुओं के प्रयोग के कारण ये सांकेतिक चिन्ह जल्दी ही धूमिल हो जाते थे। शायद इसी के चलते शास्त्रों से प्रायोगिक संगीत का संबंध धीरे धीरे दर होता चला गया। यही नहीं, शास्त्रों में रागों का वर्णन होते हुए भी उसे ठीक उसी प्रकार से शायद हम नहीं गा पाते। इसीलिए आज के संगीत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए स्वरलिपि पद्धति को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। 3-4 वैदिक काल में स्वरांकन। वर्तमान भारतीय संगीत वैदिक गान से ही पनपा है। वैदिक ऋचाओं के गायन के लिए स्वरों की अवधारणा बनी और धीरे धीरे यहीं से भारतीय संगीत पद्धति एक निश्चित रूप लेने लगी। यद्यपि इसमें कई युग लगे और कई परिवर्तन आए। पिछले 2 शताब्दियों में संगीत के क्षेत्र में हुए शोध कार्यों के कारण आज ये प्रतिष्ठित तथ्य है कि सामवेदिक ऋचाओं का गायन एक स्वर से प्रारंभ हुआ था और इसी एक स्वर से 2, 3, 5 और अंत में 7 स्वरों का आविष्कार हुआ। हालांकि वेद गान में अभी भी त्रिस्वर गान का प्रचलन सबसे अधिक है। इसी के साथ एक और तथ्य भी प्रतिष्ठित है कि वैदिक काल में स्वरों की व्यवस्था अवरोहनात्मक थी, जो आज के स्वरों के हिसाब से इस प्रकार था: मगरे सनि धप। प्रारंभिक समय में इन 7 स्वरों को व्यक्त करने के लिए केवल अंकों का ही प्रयोग किया जाता रहा। जैसे स्वरों के नाम थे प्रथम, द्वितीय आदि। मंत्रों में प्रयुक्त स्वरों को अक्षरों के ऊपर संख्या के चिन्ह से बताया था कि किस स्वर का प्रयोग होना है। इसी प्रकार अक्षर को लंबी अवधि तक खींचना हो तो अक्षर के ऊपर र लिखा जाता था। यदि किसी अक्षर को ऊंचा गाना हो तो उस अक्षर के ऊपर उ लिखा जाता था और किसी अक्षर को नीचा गाना हो तो उस अक्षर के ऊपर क लिखा जाता था, आदि।
नीचे दिए गए कुछ नमूनों से आसानी समझा जा सकता है कि वेद के ऋचाओं के सस्वर पाठ के लिए किस प्रकार से स्वरों के निर्देश दिए जाते थे। सामवेद संहिता। अहमस्मि प्रथमञ्जारितस्य पूर्वे देवेभ्यो अमृतस्य न यो मा ददाति स इदैवमवदेहं निर्मन्नम दंतमद्मि। 564। नोट। उपरोक्त ऋचा में अक्षरों के ऊपर दिए गए संख्याओं को ठीक से देखें। श्रीगणेशाय नमः। अग्नि इथे पुरः रहितन यज्ञस्य देव रिलिजे होतारण रलः पात्न अग्निः पूर्वभिः ऋषिभिः भूर्तनः उनसः देवान् आहवान अग्निनार्थी अश्यात् पीश एवं दिवे दिवे यशसः क्षतः अग्निः होता विक्रतुहस्त चित्रम्न नमः देवः दे आगम्भ्यहत एक यत् अंगः दानुशलं अन्म करिष्यति इत्तद सम अंग्रह उक्त्वा अग्नेः दिवेदिये दीप्रास्वः धिया व्य नमः भरतः आमा राजतः ध्वराणी गोपा नस्य दीदिवि वर्धमान से हमसहन पिताभ सुनके अपायनः भद सर्वखनः खुस्तय दो वायोर्तीब्रा यही हुत इमे सोरमा है अरुताः तेषा पाशरुचि हवम वायोर्ति उर्वभिः जरते अच जनितार सुतः समाह अहोह विदः वावयति तर प्रष्टुंचति है जेनी आगत इदना वानक्ति वायोशतमं चचेतथः सुताना वाजिनीव इति वाजिनी वसूतो आयात उप इवत 3 वायति इंद्रसुन्नवः आयातम उयन्यहष्टंगे मसुयाधिया नरा मित्रः कुवेत दे वरुण च शिशाद संधियः छतानि सार्धन्ता अतैनः मित्रावरुणोः ऋतः छ यो ऋतुस्पृशा ऋतु कहते आसाथयति बीति नः मित्रावरुणातु। वैदिक स्वरांकन की एक अन्य पद्धति के अनुसार उपरोक्त वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ के लिए अक्षरों के ऊपर आड़ी और लंबी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। साम स्वरांकन समग्र देश में एक सा नहीं मिलता। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के साम गायन में भी अंतर दिखता है। इसी के साथ यह भी ज्ञात होता है कि किसी भी वैदिक शिक्षा ग्रंथ में साम स्वरांकन पद्धति की व्याख्या नहीं मिलती। अतः यह कहा जा सकता है कि वैदिक समय में स्वरांकन की स्थिति शिशुकाल में ही था। 3.5 नाट्यशास्त्र तथा मध्यकालीन ग्रंथों में स्वरांकन। वैदिक साहित्यों के बाद भरत के नाट्यशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, परंतु नाट्यशास्त्र के समय तक स्वरांकन पद्धति का अधिक विकास नहीं हुआ होगा, क्योंकि नाट्यशास्त्र में भी स्वरों के स्थान या सप्तक संबंधी कोई निर्देश नहीं मिलते, पर षड्जादी स्वरों के पूरे नाम के बदले सारेग आदि छोटे नाम इस ग्रंथ में इस्तेमाल होते दिखते हैं। स्वरों के अलावा इस ग्रंथ में अवंध वाद्यों अर्थात तालवाद्यों को बजाने के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं तथा पाठाक्षर या वाद्यों के बोल भी बताए गए। नाट्यशास्त्र के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है मतंग का बृहद्देशी। यह ग्रंथ वर्तमान समय में जैसा उपलब्ध है वो बहुत ही खराब स्थिति में और अधूरा है। इस ग्रंथ में जितना उपलब्ध है उससे मतंग के मतानुसार कालमान अर्थात ताल की दृष्टि से स्वरों को किस तरह लिखना चाहिए उसकी एक झलक प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में काल की एक इकाई को कला कहा गया है, जिसके 2 रूप हैं, लघु और गुरु। लघु कला को दर्शाने के लिए अक्षरों का लघु रूप और दीर्घ कला को दर्शाने के लिए अक्षरों का दीर्घ रूप दिया गया है। जैसे सरिग ये अक्षरों का लघु रूप है और सारेगा ये अक्षरों के गुरु रूप हैं जो गुरु कलाओं के प्रतीक हैं। और एक ही कला या मात्रा में 2 स्वर बोलने के लिए एक साथ 2 स्वर लिखने की व्यवस्था बताई गई है, जैसे सापा धम आदि। बृहद्देशी के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है 13वीं शताब्दी में लिखी संगीत रत्नाकर। इस ग्रंथ में भी हमें स्वरों के कुछ संकेत प्राप्त होते हैं, जैसे मंद्र तथा तार स्थान के लिए उन्होंने कुछ संकेतों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ के वाद्याध्याय में तत्, अवंध, सुशिर तथा घन सभी प्रकार के वाद्यों के पाठाक्षर अर्थात बोल प्राप्त होते हैं। ताल के लिए भी चिन्ह प्राप्त होते हैं।
इसके बाद के सभी मध्यकालीन ग्रंथकारों ने अपने तरीके से कुछ कुछ चिन्हों का उपयोग करते रहे, परंतु इनका सर्वसम्मति से स्थिरीकरण का भी नहीं किया गया। 3. 6 आधुनिक काल के स्वरलिपि पद्धतियां। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय संगीत के स्वरलिपि के प्रति विद्वानों का विशेष ध्यान गया। इसका कारण था पाश्चात्य संगीत में स्वीकृत स्वरलिपि पद्धति की व्यवस्था का होना। स्वरलिपि पद्धति से संगीत सीखने की सुविधा को समझते हुए सर्वप्रथम बंगाल में स्वरलिपि पद्धति के विकास पर कुछ विद्वान प्रयोग करने लगे। सर्वप्रथम राजा सौरींद्र मोहन ठाकुर के आग्रह से उनके संगीत गुरु विष्णुपुर के श्री क्षेत्र मोहन गोस्वामी ने एक स्वरलिपि पद्धति का विकास किया, जिसे दंड मात्रिक स्वरलिपि का नाम दिया गया। हालांकि इस पद्धति के अनुयायी आज नहीं मिलते, फिर भी यह पद्धति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आधुनिक युग का पहला वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया गया स्वरलिपि पद्धति है। इसके बाद महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पुत्र श्री द्विजेंद्र नाथ ने कुछ ब्रह्म संगीत के गीतों को स्वरलिपिबद्ध कर सन 1869 में तत्वबोधिनी पत्रिका नामक एक जर्नल में छपवाया। इस पत्रिका में ही स्वरलिपि में प्रयुक्त विभिन्न चिन्हों की जानकारी भी दी गई थी। इस पद्धति में कोमल तीव्र स्वरों के लिए अलग अलग चिन्ह प्रयोग किए गए। इसके अतिरिक्त इसमें ताल संबंधी तथा स्वरों में प्रयुक्त अलंकार संबंधी चिन्ह भी दिए गए थे। कुछ समय बाद द्विजेंद्र नाथ के भाई ज्योतिरिंद्र नाथ ठाकुर ने इसी स्वरलिपि पद्धति को थोड़ा और परिमार्जित करके आकार मात्रिक स्वरलिपि के नाम से प्रस्तुत किया। बाद में कविगुरु रविंद्रनाथ के 2000 से भी अधिक गीतों को इसी स्वरलिपि पद्धति में लिपिबद्ध किया गया है। यह स्वरलिपि पद्धति आज भी बंगाल में प्रचलित है तथा सभी शिक्षा संस्थानों में इस स्वरलिपि पद्धति से रवींद्र संगीत की शिक्षा दी जाती है। इसके पश्चात बंगाल से इतर अन्य स्थानों में भी मध्यकालीन विद्वानों की तरह कई नामी आधुनिक संगीत विद्वानों ने अपने अपने तरीके से स्वरलिपि पद्धति बनाई, परंतु वे केवल उनके शिष्यों तक ही सीमित रहे। केवल विष्णु नारायण भातखंडे तथा विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा बनाए गए स्वरलिपि पद्धति को ही हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मान्यता प्राप्त है तथा इन्हीं दो पद्धतियों का प्रचलन आज भी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में औपचारिक रूप से किया जाता है। आइए अब इन दो स्वरलिपि पद्धतियों के संबंध में विशद रूप से जानें। 3.7 विष्णु नारायण भातखंडे की स्वरलिपि पद्धति। भातखंडे उस काल में जन्मे थे जब शास्त्रीय संगीत राजाश्रय से निकलकर आम जनता के लिए भी सामान्य रूप से उपलब्ध होने लगा था, लेकिन हम यह भी जानते हैं चूंकि इस विद्या के कुछ धारक कलाकार ऐसे भी थे जो विद्या को अपनी निजी संपत्ति मानकर इच्छुक संगीतार्थियों को भी सिखाने में संकोच करते थे। इस कारण दरबारी या शास्त्रीय संगीत आम समाज में प्रचलित होने पर भी सबके लिए सीख पाना संभव नहीं था। साथ ही जो चीज एक बार गुरु ने सिखा दी उसे भविष्य के लिए संरक्षित करने या लिख सकने का कोई माध्यम उपलब्ध नहीं था, और जो चीजें नहीं सिखाई गई वे गुरु के साथ ही समाप्त हो जाती थी। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते समय भातखंडे जी ने लघुगुरु के चिन्ह तथा सामगान में उंगलियों पर दर्शाए जाने वाले निर्देशों के विषय में पढ़ा था। अपने दक्षिण भारत के प्रवास के दौरान भातखंडे जी व्यंकटमुखी के चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ से भी बहुत प्रभावित थे, जिसमें स्वरों के अलग अलग रूप को लिखने के लिए आ, इ, उ आदि मात्राओं का प्रावधान था। इसी ग्रंथ में उन्होंने स्वरलिपि के कुछ चिन्हों की चर्चा देखकर एक सुविकसित स्वरलिपि पद्धति के निर्माण के प्रयास आरंभ किए। उनके समवर्ती कुछ चिंतकों ने भी पाश्चात्य स्वरांकन पद्धति से कुछ चिन्ह लेकर कुछ अपने मिलाकर एक अनगढ़ सा माध्यम तैयार किया था, किंतु वह किसी भी तरह से पूर्ण नहीं था। तथा बंगाल में जो स्वरलिपि ठाकुर परिवार ने विकसित की वह बंगला भाषा में बनाई गई थी, जो बाकी के बृहत्तर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं था। यहाँ एक बात जाननी और भी आवश्यक है कि उस काल के कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले कलाकार यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि संगीत हर इच्छुक व्यक्ति तक पहुँचे।
अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, या कहिए कि शिष्य को अपना आश्रित बनाए रखने के लिए, वे सीना बसीना तालीम अर्थात गुरु के सामने बैठकर सीखना के अलावा बाकी हर माध्यम को यदृष्टि से देखते थे, और लिखना तो जैसे अपराध ही था। ऐसे में भातखंडे जी के स्वरलिपि पद्धति के प्रयास की भी काफी निंदा हुई थी, किंतु उन्होंने अपनी बात विद्वान कलाविदों के बीच रखने के लिए संगीत परिषद की योजना तैयार की। पहली संगीत संगोष्ठी 1916 में बड़ौदा महाराज श्रीमान सयाजीराव गायकवाड़ के नेतृत्व में हुई, जिसकी अपार सफलता के पश्चात दूसरी परिषद 1918 में दिल्ली में आयोजित की गई, जिसके सभापति थे रामपुर के नवाब हामिद अली खां। 1918 की इस द्वितीय म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में एक समान स्वरलिपि पद्धति का एजेंडा रखा गया, जिसे काफी जद्दोजहद के बाद आखिर उस्तादों द्वारा भी मान लिया गया, क्योंकि इसे सरल और सबके द्वारा ग्रहणीय पाया गया। हम जानते हैं कि भारतीय संगीत की सभी बारीकियां तो लिख पाना संभव नहीं है, लेकिन भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में कण, मुर्की, जमजमा, मींड जैसे अलंकरणों के चिन्ह भी निर्देशित थे, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। अब हम भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के कुछ चिन्हों को यहाँ उदाहरण स्वरूप देखेंगे, जिसे बाद में प्रश्नोत्तर के रूप में भी याद किया जाएगा। भातखंडे जी ने शुद्ध स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाया, कोमल के लिए स्वर के नीचे रेखा रखी, जैसे रेगधनी। तीव्र के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग किया। मंद्र सप्तक के लिए स्वर के नीचे बिंदी गम पर, तार के लिए ऊपर बिंदी ग में पंग का प्रयोग किया गया। मींड के लिए चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग किया गया। रे हरकत के लिए कोष्ठक का चिन्ह प्रयोग किया गया, जैसे प धू पंप्र। कण को दर्शाने के लिए मुख्य स्वर के ऊपर दाएं या बाएं तरफ स्वर लिखने का प्रयोग किया गया। म ताल की लय को दिखाने के लिए स्वरों को इस प्रकार बांधना, मप धपु गमप रेगमप। स्वरलिपि के लिए उन्होंने रेखाएं खींचकर ताल के विभाग बनाए और मात्राओं के नीचे पहले स्वर फिर बंदिश के शब्दों को लिखा। उदाहरण के लिए ताल के चिन्हों में ताली के लिए संख्या 2 मार्च 2004 आदि, सम के लिए एक्स तथा खाली के लिए चिन्ह का इस्तेमाल किया। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति का प्रचार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही शीघ्रता से होने लगा, क्योंकि शिक्षण के लिए इससे अधिक उपयोगी और सरल सुगम रास्ता दूसरा कहीं उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त भातखंडे द्वारा प्रणीत सभी संगीत विद्यालयों में इस स्वरलिपि पद्धति का ही उपयोग किया जाने लगा। भातखंडे जी के इस प्रयास के कारण बंदिशों का वह कोश, जो अब तक केवल गुरुमुख से सुनकर ही सीखा जा सकता था, उसे अब लिखित रूप में संरक्षित कर सकने का उपाय प्राप्त हो गया था। 3.8 विष्णु दिगंबर पलुस्कर की स्वरलिपि पद्धति। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का उद्देश्य केवल कलाकार बनना या ख्याति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि समाज में संगीत को प्रतिष्ठित स्थान दिलाना था। उनका मानना था कि संगीत की शिक्षा भी अन्य विषयों की भांति सर्वसाधारण के लिए सुलभ होना चाहिए। अच्छी तालीम और रियाज तथा शिष्य की व्यक्तिगत लगन और क्षमता दोनों मिलकर उसे उस मुकाम तक ले ही जाएंगे जिसका वह हकदार है। पंडित जी ने अपने जीवन काल में अपने गायन तथा शिक्षण के लिए अनेक जगहों दौरा किया। शिक्षण कार्य करते हुए यह पाया कि प्राचीन अनुकरण पद्धति से संगीत सिखाना कठिन भी है और अपूर्ण भी। कई बार कक्षा में सीखी हुई बंदिश को विद्यार्थी घर जाने तक ही भूल जाते हैं। अतः ऐसा कोई माध्यम अवश्य होना चाहिए जिसके द्वारा संगीत को लिखित रूप में संरक्षित किया जा सके। ऐसा सोचकर उन्होंने कुछ चिन्हों की योजना करके संगीत के अवयवों को लिखने की एक पद्धति तैयार की। इसी के फलस्वरूप उन्होंने विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति की रचना की। इस पद्धति में कोमल स्वरों के लिए हलंत, तीव्र स्वर के लिए स्वर के नीचे टेढ़ी रेखा, मंद्र सप्तक के लिए स्वर के ऊपर बिंदु, तार सप्तक के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा जैसे चिन्हों का प्रयोग किया गया। गहन विचारशीलता एवं मनन के मंथन से बनी इस स्वरलिपि में संगीत के विविध अवयवों के लिए निश्चित चिन्ह थे।
किसी सांगीतिक बंदिश को लिखने के लिए स्वरों के कोमल तीव्र के चिन्ह, सप्तक के मंद्रतारत्व, ताल, मात्राओं के चिन्ह आदि के लिए उन्होंने सरल चिन्हों की योजना की। पंडित जी ने अपने द्वारा सिखाई जाने वाली सभी संगीतिक सामग्री को विधिवत स्वरलिपिबद्ध करके सिखाने की परंपरा आरंभ किया। इस स्वरलिपि पद्धति के अनुसार राग को समझने व गायन सीखने के लिए उन्होंने 60 से अधिक पुस्तकें भी लिखी। अपने स्वरलिपि पद्धति के बारे में जानकारी देने के लिए उन्होंने कई संगीत संगोष्ठियों में व्याख्यान भी दिए। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को भी इसी स्वरलिपि पद्धति से अवगत कराया। पंडित जी द्वारा रचित यह स्वरलिपि पद्धति भातखंडे स्वरलिपि पद्धति से तरह भिन्न थी। उन्होंने केवल विकृत स्वरों के लिए ही नहीं बल्कि शुद्ध स्वरों के लिए भी चिन्ह बताए। विकृत स्वरों में कोमल, अति कोमल, तीव्र तथा अति तीव्र स्वरों के लिए भी उन्होंने अलग अलग चिन्ह बताए। इसके अतिरिक्त तालों के लिए तथा विभिन्न लयों के लिए भी उन्होंने अलग अलग चिन्ह बताया। सप्तक के 3 स्थानों के लिए भातखंडे पद्धति से सर्वथा अलग उन्होंने पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति के समान 4 समांतराल रेखाओं के समूह का प्रयोग किया। उपर्युक्त तरीके से लिखे जाने के कारण एक बड़ी असुविधा यह हुई कि स्वरलिपि पुस्तक के पृष्ठ का आकार और संख्या दोनों ही अधिक होने लगा, जिससे पुस्तकों का दाम भी बढ़ने लगा। इस समस्या को ठीक करने के लिए उनके शिष्यों ने ही उनसे आग्रह किया कि सप्तक के स्थानों के लिए अलग चिन्ह बनाई जाएं। पलूस्कर जी इस बात के लिए स्वयं राजी नहीं हुए, पर उन्होंने अपने शिष्यों को अनुमति दे दी कि वे अपने तरीके से इसे बदल सकते हैं। उनसे अनुप्राप्त होने पर उनके वरिष्ठ शिष्य तथा तत्कालीन गांधर्व संगीत विद्यालय के आचार्य पद में नियुक्त पंडित विनायक राव पटवर्धन ने पलूस्कर जी के स्वरलिपि पद्धति में कई फेर बदल किए और पलूस्कर जी के कुछ पुस्तकों में अपनी स्वरलिपि का प्रयोग कर पुनः मुद्रित करवाया। पटवर्धन जी की यह स्वरलिपि पद्धति भातखंडे पद्धति से अलग तो थी ही, साथ ही पलूस्कर पद्धति की समस्याओं से भी मुक्त थी, जिस कारण से यह स्वरलिपि पद्धति भी प्रचलित हो गई। पटवर्धन जी के राग विज्ञान पुस्तक में प्राप्त स्वरलिपि में प्रयुक्त कुछ चिन्हों को निम्न तालिका से समझा जा सकता है। स्वरलिपि चिन्ह प्रयोग शुद्ध स्वर। कोई चिन्ह नहीं, स्वर के नीचे हलंत के चिन्ह लगाने से वह कोमल स्वर का द्योतक है। स्वर के साथ आकार की मात्रा तीव्र स्वर का द्योतक है। माक स्वर के ऊपर बिंदी हो तो वह मंद्र सप्तक का द्योतक है। ग मध्य सप्तक। कोई चिन्ह नहीं, स्वर के ऊपर खड़ी डंडी हो तो वह तार सप्तक का द्योतक है। सा, यह ताल में खाली स्थान का द्योतक है तथा स्वर के नीचे लगाया जाता है। 3 9 सारांश। यह ताल में सम का द्योतक है तथा स्वर के नीचे लगाया जाता है। स्वर के नीचे इस मात्रा के प्रयोग से वह 2 कालमान का हो जाता है। स्वर के नीचे इस मात्रा के प्रयोग से वह 1 कालमान का होता है। स्वर के नीचे इस मात्रा के प्रयोग से वह आधी कालमान का हो जाता है। संगीत एक अमूर्त कला है जिसे स्वरों और शब्दों से बांधा गया है। इस अमूर्त कला को पूरी तरह मूर्त रूप से प्रस्तुत तो नहीं किया जा सकता, परंतु आगे आने वाली पीढ़ियों तथा संगीत के शिक्षार्थियों के लिए कुछ हद तक इस कला को सरल तरीके से उपलब्ध कराने के लिए वैदिक काल से ही कई प्रयोग किए गए, जिससे संगीत को सरल रूप से सीख जा सकता है। आधुनिक युग में भारतीय संगीत की नई परिप्रेक्ष्य में कुछ विशिष्ट संगीतज्ञों ने भी कुछ प्रचेष्टाएं की, जिनमें से पंडित भातखंडे तथा पंडित पलूस्कर की भूमिका मुख्य है। चिन्हों में सरलता के कारण भातखंडे की स्वरलिपि उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलित हुई। टंकण तथा डिजिटल माध्यमों में क्रमागत नए प्रयोगों के कारण देवनागरी लिपि में स्वरलिपि लिखने की प्रणाली में कुछ दिनों पहले तक भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, परंतु निरंतर नए प्रयोगों के कारण कंप्यूटर में नए चिन्हों का समावेश देखने को मिलता है, जिससे भातखंडे पद्धति में स्वरलिपि लेखन का कार्य पलूस्कर पद्धति के मुकाबले अधिक सरल प्रतीत होता है।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।